नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। रेल मंत्रालय प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ाई। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आज से नेपाल के रूपंदेही के सलझंडी में शुरू होगा। और न्यूयॉर्क में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के पीएसएलवी C-60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इससे अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। पीएसएलवी C-60 रॉकेट ने XDX-1 यानी चेंजर और XDX-2 यानी टारगेट के नाम के 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। ये मिशन चंद्र अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं। दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जब दोनों उपग्रह करीब आएंगे और अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. The SpaceX 2 satellites are moved one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20-kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. रक्षा मंत्रालय ने कल नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की मारक क्षमता में वृद्धि के लिए 2,867 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP प्लग के निर्माण और भारतीय पनडुब्बियों से इसे जोड़ने के लिए है। इसमें कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टारपीडो से भी जोड़ा जाएगा। स्वदेशी AIP प्लग के निर्माण और पनडुब्बियों से इसे जोड़ने से पारंपरिक पनडुब्बियों की सहनशक्ति बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इससे करीब 3 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। रेलवे प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। इनमें 1800 छोटी दूरी और 700 लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि मेला क्षेत्र के अलावा प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पर 560 स्थानों पर टिकट उपलब्ध कराई जाएंगी। महाकुंभ के लिए रेलवे ने 15 दिन पहले रेलवे टिकट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा आज से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 जनवरी तक कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बजट में घोषित योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। इससे करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मदद मिलेगी। सरकार ने डिजी यात्रा ऐप के डाटा का उपयोग कर चोरी को पकड़ने के लिए किए जाने की मीडिया में आ रही खबरों और रिपोर्ट को खारिज किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि डिजी यात्रा पर मौजूद यात्रियों का आंकड़ा कर अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये ऐप केवल घरेलू यात्रियों के लिए है और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नहीं होता है। उधर आयकर विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। देश भर में अब तक 614 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 319 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है, जबकि पिछले साल 313 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। 136 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती की गई है, जबकि 48 लाख 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मोटा अनाज बोया गया है। 96 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तिलहन की भी बुवाई की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आज नेपाल में रूपंदेही के सलझंडी में शुरू होगा। बटालियन स्तर का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जंगल में युद्ध, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद से मुकाबले, आपदा प्रबंधन और राहत जुटाने में मानवीय सहायता पर केंद्रित है। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण में नेपाली सेना की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल शामिल होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यावसायिक सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों और विश्वास को बढ़ावा मिलने तथा सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार की भी उम्मीद है। भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी कूटनीतिक स्थिति में बदलाव किया है। वो पक्के इरादे, सहानुभूति के साथ सहायता की भावना और ठोस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत वैश्विक मंच पर चर्चा, सहायता और दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार है। वर्ष 2024 भारत की कूटनीति के लिहाज से उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की स्थिति मजबूत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं की मेजबानी से लेकर वैश्विक शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक भारत की कूटनीतिक गतिविधियों ने वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया है। भारत द्वारा अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों ने सभी के लिए एक निष्पक्ष और टिकाऊ भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा और अजय जैसे अभियानों के कारण संघर्ष क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस घर लाया गया। इसी तरह भूकंप प्रभावित तुर्की और युद्धग्रस्त यूक्रेन को सहायता देकर भारत ने दुनिया के साथ एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि भारत दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के साथ नेतृत्व कर सकता है। वहीं 2024 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 साल से चल रहा सैन्य गतिरोध भी कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता के कारण समाप्त हो गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र कचरे से कंचन प्रक्रिया द्वारा खेतों से निकलने वाले कचरे से तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इन्हीं उत्पादों में सबसे प्रमुख है केले की फसल से निकलने वाले कचरे से तैयार बुरहानपुर की टोपी, जिसके न सिर्फ भारतीय दीवाने हैं बल्कि अब विदेशों में भी इसकी ऑनलाइन मांग बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले की केले के रेशे से बनी टोपियों की मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। अभी तक 10 टोपियां लंदन भेजी गई हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में भी 10 टोपियां भेजी जाएंगी। यह टोपियां देखने में बेहद आकर्षक हैं। इन टोपियों की कीमत 1100 से 1200 रुपए तक है। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि जिला प्रशासन भी केले के रेशों से बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए बनाना क्राफ्ट वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। हमने बाना क्राफ्ट नाम की एक ब्रांडिंग प्लान की है, जिसमें हमारे जिले में बनने वाले सभी उत्पाद को हम बाना क्राफ्ट वेबसाइट के माध्यम से बेचेंगे। बुरहानपुर जिले में करीब 25,000 हेक्टेयर में केला लगाया जाता है। बुरहानपुर से गणेश बाविष्कर के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलन के व्यापक असर को देखते हुए इसे अत्यंत गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को सूचित किया है कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दी गई प्रारंभिक सहायता के अलावा अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त मदद दी जाएगी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र के निर्णय का स्वागत किया है। बिहार सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्य भर में इस सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अवर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि समय सीमा बढ़ाने से भू सर्वेक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। कार्यालयों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़े। बेंगलुरु के विशेष न्यायालय ने एक बांग्लादेशी आतंकवादी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी है। डकैती, षड्यंत्र और धन जमा करने के साथ साथ हथियारों की खरीद के मामलों में दोषी जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर पर 57,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वह बांग्लादेश में सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद भागकर भारत आ गया था। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के विभिन्न इलाकों से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर ऐसा करेगी।
टोटल हम लोगों ने अब तक 12 बांग्लादेशी पकड़े हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हमने पकड़े हैं। कुछ निजामुद्दीन से हैं, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग और सरिता विहार इलाके से हम लोगों ने इनको रिटेन किया है। सबके सब डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। इतने बांग्लादेशी हमें मिले हैं, ये विदाउट आइडेंटिटी थे और कुछ लोग काफी समय से भी रह रहे थे, कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंट भी आए थे। तो अलग अलग अवधि से ये लोग हमारे इलाके में रह रहे थे, जिनको पकड़ा गया। उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहने से कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कल तक अधिक ठंड जारी रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में भी शीतलहर जारी है। हिमाचल प्रदेश नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार बर्फबारी के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। नए वर्ष के जश्न को मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी राज्य के पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। शिमला और कुल्लू के लगभग सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटकों व अन्य लोगों की सुविधा के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाहरी राज्यों से आए पर्यटक कुफरी, नारकंडा, सोलंग नाला, कोठी और अटल टनल में बर्फ का खूब आनंद ले रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 2 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दिल्ली पुलिस ने आज नए साल के जश्न को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल। न्यूयॉर्क में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में वैशाली रामबाबू महिला वर्ग के नॉकआउट चरण में पहुंच गई हैं। वैशाली 11 दौर के बाद 9.5 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही। वही महिला और ओपन वर्ग में अगले दौर में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल में दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनेरू 9वें स्थान पर रही और अगले चरण में नहीं पहुंच सकी। ओपन वर्ग में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद और ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी भी शीर्ष 8 में नहीं पहुंच सके। इधर ओडिशा में हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्राज ने वर्तमान चैंपियन कलिंग लांसर्स को 3-1 से हरा दिया है। यूपी रुद्राज के कीपर जेम्स मजारेलो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज रात 8:15 बजे दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जगमगाती तारों भरी रात के साथ इस साल को विदाई दीजिए और नए साल की नए सुबह को हो जाइए तैयार। पत्र लिखता है, लद्दाख में तारों का कुंभ, रात 2 बजे क्लिक की गई आकाश गंगा और तारों की तस्वीर। लेह से 300 किलोमीटर दूर हनले में 14,000 फुट की ऊंचाई पर -21 डिग्री तापमान में कैद हुआ अद्भुत नजारा। अमर उजाला सहित सभी अखबारों का शीर्षक है, भारत की अंतरिक्ष में एक और छलांग, स्पेसएक्स लॉन्च, अमेरिका, रूस और चीन के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा भारत। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की अधिकतर तस्वीरें अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में चले शिकारी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नए साल का जश्न शुरू, बंदिशें, भीड़ और जाम भी। पहाड़ों में एंट्री के लिए कतार, होटलों की बुकिंग हुई फुल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन का समाचार भी सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत के खास मित्र रहे जिमी कार्टर की मोहब्बत में हरियाणा का नसीराबाद गांव बन गया कार्टरपुरी। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। रेल मंत्रालय प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ाई। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी और न्यूयॉर्क में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।